वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 3 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ज़ॉम्बी वायरस के बारे में है। कोरोना वायरस की अपार सफलता के बाद अब पेशे खिदमत है ज़ॉम्बी वायरस। हम इंसान खुराफात से पीछे नहीं रहते। एक कोरोना वायरस आया था जो हमसे संभला नहीं, इतनी तबाही मचा चुका है वो और अभी जारी है। लेकिन हमें लग रहा था कि नहीं, कुछ नया देखते हैं, कुछ नई वैरायटी लेके आते हैं। तो जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी वार्न किया है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें कोई और एपिडेमिक या पेंडेमिक फेस करना पड़ जाए। वायरस का एक नया आउटब्रेक आ सकता है बिकॉज 48,500 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस जो रशिया के एक फ्रोजन लेक में पड़ा हुआ था उसे इन्होंने रिवाइव कर लिया है। और वो ये भी बता रहे हैं कि इसके पास अभी भी इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी है। खतरा ये बताया जा रहा है 13 नए पैथोजेंस इन्होंने खोजे हैं, जिनमें से कुछ तो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और ये जो सबसे पुराना वाला मिला है ये 48,500 ईयर्स ओल्ड है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस हैं ये बहुत लंबे समय से वहाँ पे ज़मीन में दबे जरूर हुए हैं, लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो उनके पास इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रहेगी। अभी भला बाहर क्यों आएंगे? आप वहाँ खोद के निकालने क्यों गए थे? अब ये निकालने इसलिए गए थे क्योंकि इनको ये पता करना था कि इनके पास पोटेंशियल है कि नहीं इन्फेक्ट करने का। तो अब वो बाहर आएंगे तो फिर वो हो सकता है कभी बाहर आते नहीं आते, लेकिन अब आप निकाल के लेके आओगे तो इन्फेक्ट तो करेंगे। खैर, ये कह रहे हैं कि चलो हम तो स्टडी करने के लिए गए हैं, हम तो बता रहे हैं कि देखो इस प्रकार के पेंडेमिक हो सकता है आने वाले समय में नॉर्मल हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इनके भीतर कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, कई सारे वायरस और बैक्टीरिया भी हैं। जब ये बर्फ़ गलेगी तो ये सारे बाहर निकलेंगे और जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर ये इन्फेक्शन फैलाएंगे और हो सकता है ह्यूमैनिटी खतरे में भी पड़ जाए। तो वार्निंग तो बड़ी सीरियस है, जो है सो है। बट इन्होंने अभी 13 नए पैथोजेंस ऐसे खोजे हैं और उन्हें नाम दिया गया है ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस इनको इसलिए नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक बार आपको इन्फेक्ट कर देंगे तो आप ज़ॉम्बी बन जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में होते हैं, फिर आप जाके सबके खून चूसना शुरू करोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़ॉम्बी वायरस इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये मर के जिंदा हुए हैं। आपने देखा होगा इसमें इंसान जो होते हैं वो मर के जिंदा हो जाते हैं तो उनको ज़ॉम्बी बोलते हैं। ये वायरस इतने लंबे समय से डोर्मेंट कंडीशन में पड़े हुए थे, मरे हुए थे और ये वापस से जिंदा हो गए तो इनको ज़ॉम्बी बोल रहे हैं। ये जो वायरस है ये पर्माफ्रॉस्ट रीजन जो था वहाँ पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से बर्फ़ गल रही है तो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो खतरा तो बना रहेगा। जो 13 नए वायरस खोजे गए हैं उनमें सभी अपने नए स्ट्रेन से हैं और सबके पास अपना खुद का जीनोम है। इनमें से जो ओल्डेस्ट है उसे पेंडोरा वायरस येडोमा नाम दिया गया है। ये एक्चुअली में एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है पेंडोरा, उसी के ऊपर ये नाम डिराइव किया गया है। ये सबसे पुराना है, 48,500 ईयर्स पुराना। अभी तक जो सबसे पुराना वायरस हमको मिला था साइबेरिया के रीजन में 2013 में, वो 30,000 साल पुराना था और ये अब उससे भी पुराना है। अब देखिए परमाफ्रॉस्ट रीजन क्या होता है। परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो हमेशा बर्फ से जमे ही रहते हैं, उन्हें परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमानेंटली फ्रोजन, दैट इज परमाफ्रॉस्ट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमाफ्रॉस्ट रीजन पिघलेगा, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो बाहर आएंगे। तो जो क्लाइमेट वार्निंग है वो यही है कि ये जो इरिवर्सिबल थॉविंग हो रही है, मतलब एक बार ये पूरा रीजन गल जाएगा तो फिर ये वापस से जम नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बाहर निकलेगा जो मिलियंस ऑफ ईयर से दबा हुआ है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो मिलियंस ऑफ ईयर से दबा होता है वो इन जनरल तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये बर्फ गलेगी तो ये वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलेगी ये और हमारे क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगी, ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ाएगी। बाकी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो इसमें सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं, वायरस होते हैं, ये तो डोमेंट पड़े हुए हैं और जब ये बर्फ पिघलेगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे तो वो भी नुकसान होगा, डबल नुकसान होने वाला है। एक तो यहाँ पे जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इनके गलने के बाद वो ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ाएगी, और दूसरा ये जो वायरस वगैरह निकलेंगे ये तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ज़ॉम्बी वायरस जो है इसके पास इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी है, इसलिए हेल्थ डेंजर पोज कर सकते हैं और कोविड-19 जैसे जो पेंडेमिक्स हैं हो सकता है आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट ज़ॉम्बी वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कारा के बारे में है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा ने अभी हाल ही में 10 स्टेट ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए थे जहां पे 700 से ज़्यादा ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो या तो अडॉप्शन करना चाहते हैं या अडॉप्ट कर चुके हैं बच्चों को। कारा देखिए बेसिकली इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि मान लीजिए कोई दूसरे देश के पेरेंट्स आ रहे हैं इंडिया में और वो किसी इंडियन किड को, बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये अडॉप्शन लीगल हो, सही हो, इसमें बच्चों का मिसयूज़ ना किया जाए, इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी कारा के पास होती है। तो जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो अडॉप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें खुद को कारा के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। और जब भी कोई फॉरेन पेरेंट्स आते हैं इंडियन किड्स को
अडॉप्ट करने के लिए तो कारा की गाइडलाइन के हिसाब से उन्हें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो कारा इस लिहाज से एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में। कारा को सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर डिजिग्नेट किया गया है जो इंटर कंट्री अडॉप्शन को डील करते हैं। इनके जो प्रोविजंस हैं वो हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के संज्ञान में रहते हैं, जिसे 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया जा चुका है। फंक्शंस की बात करते हैं तो कारा जो ऑफन एबंडेंट या सरेंडर्ड बच्चे होते हैं उनके अडॉप्शन में फैसिलिटेट करता है। भारत में जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी फैमिली के अंडर प्लेस किया जा सकता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के तहत, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 के तहत। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का। कारा के साथ वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके जो प्रावधान हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दिए गए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों के अडॉप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए खुद को कारा के साथ एसोसिएट करना ज़रूरी होता है। ये तो पूरा मामला कारा का हो गया। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्सनालिटी राइट के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। एक्चुअली में एक्टर अमिताभ बच्चन जी ने अभी एक प्ली वहाँ पर डाली हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि उनकी इमेज, वॉइस, नाम का मिसयूज़ किया जाता है अनलॉफुल तरीके से, इसे रोका जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। कई सारे ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिनको केबीसी की तरफ फ्रेम कर दिया जाता है, उसमें लोगो भी केबीसी जैसा लगा दिया जाता है और अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो लगा दी जाती है। अब लोग कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस गेम का केबीसी से कोई लेना देना है, उसमें लोग अपने पैसे लगा देते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो लोगों को नुकसान हो जाता है। अब बाद में उनके दिमाग में जो इमेज ख़राब होती है वो अमिताभ बच्चन जी की होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तो एक वैलिड प्लेटफॉर्म पर खुद के पैसे लगाए जिस पर अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो थी, लेकिन अब अमिताभ बच्चन जी को तो पता भी नहीं कि वहाँ पे उनकी कोई फ़ोटो यूज़ करके इस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व है। तो अभी कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है उसमें ये बोला गया है कि अमिताभ बच्चन जी या किसी भी जो पर्सनैलिटी है उनका नाम, इमेज या वॉइस अनलॉफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये उनके पर्सनैलिटी राइट के खिलाफ है। पर्सनैलिटी राइट का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी राइट का मतलब होता है एक व्यक्ति का, एक पर्सन का राइट, जहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों के एम्बिट में आता है। ये राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए, क्योंकि उनका नाम, फोटोग्राफ और वॉइस इंपॉर्टेंट होती है जिसका बहुत आसानी से मिसयूज़ किया जा सकता है। एक तो उसका इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए किया जा सकता है और दूसरा ये ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। तो कई बार एडवर्टीजमेंट पर्पज से कोई कंपनी अपने सेल को बढ़ाने के लिए इनके नामों का इस्तेमाल कर लेती है बिना इनकी सहमति के भी। इसीलिए ज़रूरी है कि जो रीनोन पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपना नाम पर्सनैलिटी राइट्स में रजिस्टर कर दें ताकि उन्हें इस प्रकार की सिक्योरिटी ग्रांट की जा सके। एक बार अगर वो खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तब उनका नाम, निकनेम, स्टेज नेम, पिक्चर, लाइकनेस, मतलब कुछ लोग होते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनकी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं, इमेज और कोई भी जो आइडेंटिटी होती है वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है और फिर उसे यूज़ नहीं किया जा सकता उनकी सहमति के बिना। पर्सनैलिटी राइट और पब्लिसिटी राइट दो तरीके के राइट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनैलिटी राइट डिफरेंट है पब्लिसिटी राइट से। पर्सनैलिटी राइट दो टाइप के राइट्स को कंसिस्ट करती है। पहला है राइट टू पब्लिसिटी। राइट टू पब्लिसिटी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की इमेज या लाइकनेस का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो एक्टर्स जैसे ही दिखते हैं या उनकी जैसी आवाज़ भी डब कर पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उसको भी आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। उसे कमर्शियली तभी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है जब उस व्यक्ति की परमिशन हो। जैसे एक व्यक्ति सामने से आकर बोल रहा है तब तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये अमिताभ बच्चन जी नहीं है, कोई और पर्सन है जो उनका पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, उनकी आवाज़ निकाल रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हो तो कुछ लोग इतना एग्जैक्ट कॉपी करते हैं उनकी आवाज़ को कि आप नहीं समझ पाओगे कि अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, तो आप तो इससे मिसगाइड हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में भी इस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये उनका ट्रेडमार्क जैसा ही होगा और उसका मिसयूज़ अलाउड नहीं होगा। दूसरा होता है राइट टू प्राइवेसी। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आप उसकी परमिशन के बिना क्यों यूज़ करेंगे पब्लिकली, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं वो एक्चुअली में टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ के एम्बिट में आता है। टॉर्ट मतलब इलीगल यूज़, पासिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप अपना सामान किसी और के नाम से बेच रहे हो। सिंपली आपका ये जो प्रोडक्ट है वो अमिताभ बच्चन जी से किसी भी प्रकार से एसोसिएटेड नहीं है और ना ही वो उसको इंडोर्स करते हैं, लेकिन आप उनकी फ़ोटो लगा के उसको बेच रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज पासिंग ऑफ। जैसे आप एडिडास की जगह पे एबिदास खरीद के लेके चले आते हो और कुछ तो इतने ढीठ होते हैं कि वो लोकल शूज़ भी एडिडास नाम से ही बेच देंगे। अब दैट इज़ पासिंग ऑफ, क्योंकि आप उस कंपनी के शूज़ नहीं बेच रहे हो लेकिन आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो। तो मतलब आप जानबूझकर या फिर
अनइंटेंशनली भी कई बार ऐसा हो जाता है, आप किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसे पासिंग ऑफ कहा जाता है और इसके लिए फिर पनिशमेंट के प्रावधान होते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम या जिस एंटिटी का नाम, बिजनेस का नाम आप यूज़ कर रहे हो, आप उसकी इमेज को, रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। सिंपली आप अमिताभ बच्चन जी का नाम यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बेच दे रहे हो जिसको वो इंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट खराब निकल गया तो उनकी इमेज खराब होगी। दूसरा, अगर आप एडिडास की कंपनी का नाम यूज़ करके आप लोकल शूज़ बेच दे रहे हो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर उनका नाम डैमेज होगा। तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाती है और ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 और कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 के एम्बिट में डील होती हैं। तो ये तो पूरा मामला पर्सनैलिटी राइट का हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर के बारे में है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का 12th एडिशन अभी हाल ही में हुआ है। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच की। अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है, इसके थ्रू दोनों ही कंट्रीज अपनी फायर पावर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और नए जनरेशन के इक्विपमेंट के यूज़ को शोकेस करते हैं। आर्टिलरी आर्म दोनों ही देशों की इसमें शामिल होती है और वो इंटर ऑपरेबिलिटी पर फोकस करते हैं कि अगर दोनों देशों को एक साथ मिलकर किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना पड़ गया तो वो उस ऑपरेशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सरसाइज है, इसमें दोनों ही साइड से कंप्यूटर वॉर गेम भी ऑर्गेनाइज किया गया कि दोनों कैसे एक साथ मिलके इस प्रकार के वॉर गेम्स को प्लान कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी इन्हेंस किया जाता है। ड्रिल्स में, प्रोसीजर्स में इंटर ऑपरेबिलिटी को दोनों आर्मीज के बीच में बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या केवल यही एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर ही है जहाँ पर इंडिया और सिंगापुर एक साथ आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ और भी एक्सरसाइज हैं। जैसे यहाँ पर है एक्सरसाइज सेटमैक्स। ये ट्राइलैटरल एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया और सिंगापुर तो होते ही हैं, पहले इसमें थाईलैंड भी आ जाता है। और इसके अलावा है एक्सरसाइज सिम्बेक्स। सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और सिंगापुर की नेवी शामिल होती है। तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने कवर किया इस एक्सरसाइज के बारे में। चलिए एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर फ्रेंच और इंडियन आर्मी के बीच में शुद्ध रूप से गलत है। अभी तो पढ़ा हमने सिंगापुर है, तो ये तो गलत ही हो गया। पर्सनैलिटी राइट, एक पर्सन का राइट होता है कि उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के एम्बिट में। ये बात तो एकदम सच्ची है। कारा नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एम्बिट में काम करती है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये बात गलत है। कारा के बारे में अभी हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे और जब हम कारा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो कारा है वो फंडामेंटली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करती है और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और यहाँ पर ये बोला गया है कि एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये तो मामला कारा का हो गया। ये जो हमारा पूरा सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको इस सेशन की पीडीएफ ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ तक जाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर सकते हो जहाँ पर आपको 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, या फिर आपके सामने जो QR कोड है आप इसको स्कैन करके भी वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे देखिए बहुत सारी PDFs अवेलेबल होती हैं। जो भी जानकारी है, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाना है तो उसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। ये जो प्रीलिम बूस्टर है इसका PDF, एडिटोरियल का PDF भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इन दिस केस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिलने हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। रिवीजन करना मत भूलिएगा, करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। बहुत सारा हो जाता है, रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा और पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।